Question number 25. A particle is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है स्पीड u से और at an angle theta with the horizontal. Okay. Consider a small part of its path near the highest position and take it approximately to be a circular arc. तो देखो, जब हम लोग बॉल को फेंकते हैं तो ये कैसा पाथ फॉलो करता है? पैराबोलिक पाथ, करेक्ट? तो ये हमने प्रोजेक्ट कर दिया इसको इस तरीके से, ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा. ओके, दिस इज वेलोसिटी v. क्वेश्चन में v दिया है या u दिया है? क्वेश्चन में u दे रखा है. ओके, सो दिस इज वेलोसिटी u एंड दिस एंगल इज थीटा. करेक्ट? ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल कितना है? दिस इज इक्वल टू थीटा. करेक्ट? अब ध्यान से देखो, ये पैराबोलिक पाथ में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, देखो मैं दूसरे डायग्राम में ड्रॉ करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पे देखते हैं, तो देखो बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करो. तो क्या ये जो स्मॉल पार्ट होगा, क्या ये एक किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा, या किसी सर्कल का पार्ट होगा, सर्कुलर आर्क का? अब वो सर्कल आपके ऊपर है, कैसा ड्रॉ करना चाहते हो. यहाँ पे तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ड्रॉ करना, फिर भी आप मान लो कि ये किसी बड़े से ऐसा सर्कल का पार्ट रहा होगा. ओके, तो इसी का अपने से रेडियस पूछ रहा है. ओके, दिस रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? ये जिस सर्कल का पार्ट होगा, आप समझ रहे हो ना, ये जो मैंने रेड कलर से आर्क ड्रॉ किया है, ये क्या होगा? दिस विल बी पार्ट ऑफ अ सर्कल. ओके, ये एक सर्कल का पार्ट होगा. तो पूछ रहा है कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा. ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं. ओके, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. देखो कंसेप्ट क्या है, दो अप्रोच हो सकते हैं. ओके, फर्स्ट मेथड क्या होगा कि हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालें. ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल के रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला लगा लें. मेथड वन. ओके, मेथड वन क्या होगा? यूज मैथमेटिकल फॉर्मूला. मैथमेटिकल फॉर्मूला. सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी विल राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखेंगे. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद भी होता है, x इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर. करेक्ट? ये होता है बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. करेक्ट? और रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा याद रखना ये रेंज है. रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से मैं डिनोट करूंगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, नहीं तो पंगे हो जाएंगे फिर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या यूज करेंगे? इसको रेंज के लिए मैं R1 यूज कर लूं क्या? R1 मतलब याद रखिएगा कि रेंज है. करेक्ट? R1 इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. ओके, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख देता हूँ या पूरा लिख दूं. दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2
अपॉन d2y बाई dx2, करेक्ट। ये फॉर्मूला होता है। अब इस मेथड से हम लोग कभी करते नहीं है। ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे जब आप क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, वहां पे आपको सिखाया जाएगा ये फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैथमेटिकली कैसे आता है। लेकिन चलो मैं ये एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। लेकिन हम लोग जनरली इस तरीके से सॉल्व नहीं करते, हम लोग एक फिजिक्स का अप्रोच लेते हैं। लेकिन एक बार ऑब्जर्व कर लो, दिस इज एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा बाई r1। याद रखिएगा व्हाट इज r1, r1 इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो व्हाट इज dy बाई dx, क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? dy बाई dx विल बी इक्वल टू, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा tan थीटा तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, माइनस tan थीटा बाई r1 कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2x। तो ये आ गया dy बाई dx। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे हम लोग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। d2y बाई dx2 भी निकालना है, लेकिन सबसे पहले आप dy बाई dx निकाल लो। मैक्सिमम हाइट पे रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी द, सॉरी रेंज नहीं, मैक्सिमम हाइट जब आप कैलकुलेट करोगे, ये देखो ये है मैक्सिमम हाइट। मैं यहाँ पे दिखा दूं क्या, देखो चलो यहीं देख लो, सिंपल है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, दिख रहा है क्या? मैक्सिमम हाइट पे जब ये होगा तो यहाँ पे जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो रेंज का हाफ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक बार, देखो एक्चुअली मुझे इस हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ओके, अच्छा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा क्या, नहीं ये सर्कुलर आर्क नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x कमा वाई इज इक्वल टू, एक्स कोऑर्डिनेट इज r1/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है, कैपिटल H के इक्वल। ओके, तो हम लोग dy बाई dx कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एट x इज इक्वल टू r1। तो x की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे जब आप r1 रखोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 2। ओके, समझ में आ गया? अब दोबारा डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट मत कर देना। ओके, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, करेक्ट। तो यदि मुझे d2y बाई dx2 निकालना है तो मैं इस पार्ट को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। ओके, सो d2y अपॉन dx2 दिस विल बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, माइनस ये 2 tan थीटा बाई r1 कांस्टेंट है, 2 tan थीटा बाई r1 दिस इज कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो इसीलिए ये कितना आ गया, दिस इज -2 tan थीटा बाई r1। अब बस जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वहां पे ये वैल्यूज हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। dy बाई dx आ गया, और क्या आ गया d2y बाई dx2, बस आप ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज रेंज। ये सिर्फ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कभी ऐसे करना नहीं है अपने को फिजिक्स में। ओके, हाँ अगर जो आप कुछ अच्छे क्वेश्चन लगाओगे, जैसे इरोडो में कुछ प्रॉब्लम है इसी से रिलेटेड, वहां पे जब आप इसको यूज करोगे तो वहां पे आपको वेरीफाई करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होना चाहिए कि हमने जो किया वो सही है कि गलत है। ओके, तो यहाँ पे मैं dy बाई dx की वैल्यू रख देता हूँ। dy बाई dx क्या है, tan थीटा बाई 2। सो दिस इज, सॉरी
ओके, ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2 के इक्वल हो गया। सिमिलरली d2y/dx2 क्या कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 2 tan थीटा बाई r1। ओके, अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लो। ओके, या फिर इसको सिंप्लीफाई करो। सो दिस विल बी इक्वल टू ओके, यहाँ पे एक मैंने गड़बड़ कर दी, dy/dx r1/2 पे निकालना था। ओके, अभी मैंने समझाया था ना यहाँ पे x कोऑर्डिनेट r1/2 होगा, इसीलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था। तो जब आप x इज इक्वल टू r1/2 यहाँ पे रखोगे, ओके, तो जब मैं यहाँ पे r1/2 रखूंगा तब तो ये दिख रहा है कि दिस इज ऑल्सो tan थीटा, तो dy/dx विल बी 0। ओके, ये तो बहुत ही गलत कर दिया था आपने को, एक्चुअली दिख भी रहा था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्या यहाँ पे दिख रहा है कि स्लोप 0 है? ओके, ओके, कॉमन सेंस था यहाँ पे कि स्लोप 0 आएगा। फिर भी ये कैलकुलेट करके हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि यस dy/dx इज 0। तो dy/dx जो है ना बच्चों, ये 0 आएगा यहाँ पे, दिस इज 0 का स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये। तो न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 1। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 tan थीटा बाई r1। याद रखिएगा कि r1 इज रेंज, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r1 अपॉन 2 tan थीटा। ओके, रेंज क्या होता है बच्चों, रेंज होता है 2u साइन थीटा बाई जी, ओके, इंटू यू कॉस थीटा। करेक्ट, ये होता है रेंज, अपॉन, ये मैंने रेंज लिख दिया, अपॉन 2 tan थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर देखोगे तो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में है tan थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। करेक्ट, ये जो कॉस थीटा है ये ऊपर जाएगा, नीचे सॉरी एक जी भी है, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल होगा, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी के इक्वल। करेक्ट, तो ये आ गया बच्चों हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सिर्फ समझाने के लिए था, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कभी ऐसे नहीं करेंगे। हमारा जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, यूजिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, देखो मेथड 2, जब आपने इसे प्रोजेक्ट किया तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी कितना, u sin थीटा। ओके, अब अपने को पता है कि ये जो कंपोनेंट है ये कभी चेंज नहीं होता। ओके, ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हो ना ये कभी चेंज नहीं होता। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, ओके, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू u cos थीटा। इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू जी। करेक्ट, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सिंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर, मतलब यही क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट लेते हैं, जो कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा 0। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ना इसका कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी विल बी 0। करेक्ट, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द वेलोसिटी, इसका जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी के अलोंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है तो ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ही है।
तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू कितनी है, जी के इक्वल। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग करते क्या है, इस एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन है, ये तो बेसिक आइडिया है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होता है। ओके, इस एक्सेलरेशन के हम लोग दो कंपोनेंट लेते हैं, अलोंग द वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। द कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एंड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल। ओके, सॉरी, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। तो एक बार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपने को पता चल गया, तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर हमने ये फॉर्मूला सुना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आते हैं तो उससे डील करना, इसको यूज करके डील करना बड़ा ही आसान हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए सी, करेक्ट। वी स्क्वायर इज, वी कितना है, यू कॉस थीटा, सो दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है, जी के इक्वल। देखो कितने सिंपल तरीके से ये आंसर आ गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। जब आप मैथमेटिकली भी यही आया, देखो मैथमेटिकली भी यही आया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, जबकि यहाँ पे बड़े ही सिंपल तरीके से आ गया। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोई पार्टिकल एलिप्टिकल मोशन कर रहा है, तो आपसे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ सकता है। ओके, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ये पूछ सकता है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आगे हम लोग डील करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, what is the radius of curvature of the parabola traced out by the projectile in the previous problem? देखो पिछले क्वेश्चन में ही अपने से पूछ रहा है कि what will be the radius of curvature, okay, at a point where the particle makes an angle theta by 2 with the horizontal। जब ये पार्टिकल एंगल थीटा बाई 2 बनाएगा तब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा बच्चों, ये जो एंगल थीटा ये लगातार डिक्रीज करता है। ओके, यहाँ पे देखोगे तो एंगल थीटा 0 हो गया, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज वेलोसिटी v1, तो क्या आपको दिख रहा है कि ये थीटा से कम है, दिस इज थीटा 1, दिस इज 0। ओके, तो अपने को एक ऐसे पोजीशन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है जहां पे वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2 विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, देखो मान लेते हैं ये वो पोजीशन है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी v, एंड दिस एंगल, ये जो एंगल आप देख रहे हो दिस एंगल इज थीटा बाई 2, करेक्ट। सबसे पहले क्या करना होगा, इस v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, अपने को पता है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड होता है कांस्टेंट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है काइनेमेटिक्स में भी। ओके, तो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, यू का, यू कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा कितना, यू साइन थीटा, लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली v का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कितना, v कॉस थीटा अपॉन 2, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज होता है, लेकिन जब भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। इस बात का फायदा उठा के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे v फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, सिंस horizontal velocity does not change, horizontal component does not change, this implies, शुरू में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा, फाइनली क्या है, v cos थीटा बाई 2, करेक्ट। तो यहां से v कितना आ जाएगा,
v इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2। तो ये तो हमने डील कर लिया पहला पार्ट, करेक्ट। v आ गया, v को लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसी के, इसको दो पार्ट में मैं समझा रहा हूँ। अब ये मुझे पता चल गया कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है ना, दिस वेलोसिटी इज v, और ये एंगल पता है मुझे कितना है, दिस इज थीटा अपॉन 2। ओके, ये जो एंगल देख रहे हो दिस इज थीटा बाई 2। क्या ये जो पार्टिकल जब हवा में मूव करता है तो इस पे एक ही फोर्स लगता है mg? ओके, और जब इस पे mg लगता है तो इसका एक ही एक्सेलरेशन होगा, मतलब जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ। दिस इज इक्वल टू g। समझ में आ रहा है लॉजिक? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी पार्टिकल जब हवा में होता है तो नेट फोर्स इस पे mg लगता है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, g के इक्वल। तो याद रखिएगा दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है जैसे पिछले क्वेश्चन में था? तो आंसर है नहीं, ये एक्सेलरेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। इसको मैं कर देता हूं इरेज। तो क्या अपने को इसके दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे? यस, अपने को इसके दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो इसको पहले मार्क करते हैं एंगल्स को। ये मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन मार्क कर दिया। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस एक्सेलरेशन इज जी, और ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ एक नॉर्मल लाइन। ओके, अब ध्यान से देखना, ये एंगल पूरा कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये भी एंगल कितना है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये जो लाइन है दिस इज टेंजेंट टू द पाथ एंड दिस इज नॉर्मल टू द पाथ। ओके, यहाँ पे ये, तो ये एंगल 90 है, करेक्ट। अब इसको रिमूव करता हूँ, ये पूरा का पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा बाई 2। ओके, ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा बाई 2, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। और ध्यान से देखो तो ये भी एंगल 90 है। ओके, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल आप देख रहे हो, क्या ये भी एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा? ओके, देखो, ये एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, और ये जो आप एंगल देख रहे हो ना, दिस एंगल इज थीटा अपॉन 2। समझ में आ गया? तो ये एंगल अपने को पता चल गया। अब क्या करना पड़ेगा, इस एक्सेलरेशन के, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन के हम लोग दो कंपोनेंट लेंगे। एक होगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और एक होगा अलोंग द वेलोसिटी। अब आप कहोगे सर अलोंग द वेलोसिटी तो नहीं आएगा, मतलब लेकिन वेलोसिटी के लाइन के अलोंग तो आ रहा है ना, अपोजिट टू द वेलोसिटी आ रहा है। ओके, तो एक कंपोनेंट इसका आएगा इस तरफ, दिस वेलोसिटी इज सॉरी, दिस इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज जी कॉस थीटा बाई 2, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ऐसा? ये हो जाएगा जी साइन थीटा बाई 2। इससे अपने को मतलब नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, यही जो है ना, दिस विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा, स्पीड को रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट है। ओके, और ये क्या करेगा, ये पार्टिकल के डायरेक्शन को टर्न करेगा।
तो अब अपने को पता चल गया, वेलोसिटी भी v पता चल गया और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी पता चल गया। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, इसके दो कंपोनेंट होंगे, अलोंग द वेलोसिटी क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, v स्क्वायर बाई ए सी। ओके, v कितना था, u स्क्वायर, v था u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2 का, ओके दिस इज v इसका स्क्वायर, अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, g cos, so this is equal to u square cos square theta अपॉन cos square थीटा बाई 2 इंटू, आप समझ रहे हो ना, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर में होगा। सो दिस इज जी कॉस, ओके, तो डिनोमिनेटर में कॉस क्यूब थीटा बाई 2 आ जाएगा। सो दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस क्यूब थीटा अपॉन 2। ओके, यहाँ पे मैथमेटिकली करना थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि अपने को एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा ना फिर डिफरेंशिएट करके, तो फिर पंगे भी होंगे इसमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैथमेटिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया।